विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने गद्य 6 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पद्य 7 बादल को घिरते देखा है उस पद्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक हैं नागार्जुन। पद्य को पढ़ने से पहले हम नागार्जुन के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। नागार्जुन का जन्म सन 1917 ईस्वी सन में हुआ था और निधन 1998 में हुई थी। हिंदी साहित्य के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल यानी सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था और उनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, यानी कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, ये एक वाक्य के प्रश्न के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसका उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगी, पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जुतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की साया में आदि उनके कविता संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में ढाला है। उसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र हैं, तो कहीं जिलों में हंसों द्वारा कमलनाभ खोजने के दृश्य हैं। चिर विरह के बाद चकवा चकवी का मिलन और सैलाबों की हरीदरी का प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करती हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते दिखा है। अमल यानी कि जो मल रहित है, शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी पूछा जाता है। तो अमल यानी जो मल रहित है, निर्मल है, और धवल यानी उज्ज्वल या सफ़ेद है। ऐसे गिरी शिखरों पर यानी कि मेल से रहित ऐसे बर्फ के शिखरों पर बादल को हमने घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। शिखर यानी कि पर्वत की चोटी, तुहिन यानी तुषार बर्फ, कहते हैं छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, यानी कि बर्फ के कण जो हैं वह मानसरोवर के उन यानी कि मानसरोवर नामक जो जल है उस स्वर्णिम यानी कि सुनहरी कमलों पर गिरते दिखा है। यानी कि कमलों पर इसी कणों को मैंने गिरते हुए वहाँ पे दिखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय के पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे बताते हैं
कि मैंने निर्मल एवं स्वच्छ उज्ज्वल बर्फ से आच्छादित हुए यानी कि बर्फ से छाया हुआ पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादलों से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मानसरोवर झील में कमल के पत्तों पे खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए मैंने देखा है और मैंने उन शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी कि वहाँ पे हिमालय पे ढेर सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी झीलें हैं, वहाँ पे सरोवर हैं। उनकी श्यामल नील सलिल में, श्यामल यानी हल्का काला और नीला रंग का जो पानी है, सलिल यानी पानी, उस समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, पावस यानी कि प्यासे, उस वर्षा की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को देता है। यानी कि विष तंतु जो है, कमल नल के जो तंतु है, उस तंतुओं को हमने खोजते हुए ऐसे हंसों को वहाँ देखा है और बादलों को घिरते हुए भी हमने देखा है। तो वो कहते हैं कि हिमालय की उन पहाड़ियों पर छोटी छोटी कई सारी झीलें वहाँ पे हैं। उन झीलों के समतल क्षेत्रों पर, उन झीलों के समतल यानी कि जमीन के कुछ क्षेत्रों से हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए, यानी कि वर्षा ऋतु होने वाली है, इसी आकुलता के साथ आए हुए ऐसे हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए, यानी कि प्यास को मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमलनाथ के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। वह वहाँ पे उन्होंने अपनी तपन मिटाने के लिए वहाँ पे उन झीलों में तैरते हुए मैंने देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, वसंत ऋतु का वहाँ पे सुप्रभात था, उदय हो चुका था, मंद मंद था, अनिल बह रहा था, अनिल यानी पवन, वो भी वहाँ पे बह रहा था, मंद मंद यानी कि धीरे धीरे से। बालारूम यानी कि वह सुबह का जो सूर्य होता है, जो उदय हुआ है, उस बालारूम की मृदु किरणें यानी कि कोमल एवं मुलायम किरणें जो हैं, वो शिखर के एक दूसरे से विहरित होकर अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल के सिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ बदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैलाबों की हरीदरी दिखती है। अब अगल बगल में रहकर भी, यानी कि साथ साथ में रहकर भी वो क्या करते हैं, उस सोने जैसी एक आभा से चमकने वाला ऐसा शिखर जो है, उस शिखरों में भी ऐसे स्थिति में एक दूसरे से विहरित होकर, यानी कि एक दूसरे से अलग रहकर पूरी रात जो है उसे बितानी है, अभिशापित है। वो निशा काल, रात्रि का समय जो है, उस रात्रि के समय में चकवा एवं चकवी को श्राप मिला हुआ है और पूरी रात उनको क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से दूर रखकर उनको रात बितानी होती है। और फिर कहते हैं कि क्रदन यानी कि उसका विलाप जो है, वो रोने की जो आवाज़ जो होती है वह वहाँ पे दिखाई देती है। फिर वो सुबह होते हैं तो वह सैलाबों में हरीदरी पर, यानी कि सेवार जो होता है, जो पानी में बनता है, उस सैलाबों में हमने उनको तैरते हुए देखा है। अर्थात कवि कहते हैं कि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का आयु सुंदर सवेरा था, मंद मंद शीतल हवा चल रही थी, बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी, उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। और वैसे में शिखर पर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकवी का क्रदन बंद हो गया और चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का जो शाप मिला है, इसीलिए उन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती थी। सुबह होने पर
शाम का प्रभाव खत्म हुआ तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो गया। और कवि कहते हैं फिर उन्होंने उस महान सरोवर के तट पर सैलाबों की हरी भरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कला फिर से छिड़ते हमने देखा है। मैंने पर्वत शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। अर्थात पूरी कविता में लेखक जो है नागार्जुन ने पूरी प्रकृति का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि वो बादलों को घिरते हुए देखा है। कविता में जो नागार्जुन जो है वो प्रकृति का एक सुंदर एवं मनोहर चित्र खींचते हुए हमें नजर आते हैं। उन्होंने हिमालय के उज्जवल शिखरों को तो देखते ही बनता है, उन पर पावस ऋतु से बादलों को घिरने भी बड़ा मनोरम लगता है। साथ ही साथ मानसरोवर झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं, उन पर बादलों से घिरते मोती जैसे जलकण एवं अपूर्व शोभा प्रदान की है। झीलों में तैरते हुए हंसों को देखना अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ वसंत ऋतु से की जो सुंदरता एवं जो निराली है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। एवं मंद मंद अब वसंत ऋतु के सुबह का समय हो चुका है, उसमें मंद मंद पवन जो है वो वहाँ पे बह रही, उस शीतल पवन का स्पर्श सुहावना लगता है। और फिर वो कहते हैं कि बाल सूर्य की जो किरण जो है वो सुनहरा प्रकाश शिखरों पर डाल रही है, इससे उस जगह को स्वर्णिम बना देती है। इसी सौंदर्य का भी मैं हमने देखा है। तो साथ ही साथ में वो चकवा एवं चकवी की कल्पात जो है उसका भी वो वर्णन करते हैं और उसे भी कहते हैं कि उन्हें पूरे जीवन में जो रात्रि के समय में उन्हें क्या मिला था, साप मिला हुआ था, और इसीलिए वो साप के कारण वो एक दूसरे से पूरी रात अलग रहते हैं। तो साथ ही साथ में जैसे ही रात खत्म होती है तो उन दोनों का आक्रंद जो है वो बंद होता है और वह सुबह में फिर से एक साथ जुटकर उन मानसरोवर की झीलों में फिर से प्रणय जो है उसकी अनुभूति करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अर्थात कवि जो हैं वह उन्होंने प्रकृति का वर्णन करते हुए इस कविता के प्रकृति के सभी दृश्य जो है उन्होंने बहुत सुंदर एवं मनोहर वर्णन किया है। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे छोटे छोटे विकल्पों के बारे में पढ़ लेते। कवि ने अमल धमल गिरी के शिखरों पर किसको गिरते हुए देखा है? तो सूर्य को, बादल को, चंद्र को या बारिश को? तो बादल को। कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है? यानी कि कवि ने छोटे छोटे जो मोती हैं उन मोती को उन्होंने कहाँ पे गिरते हुए देखा है? तो